नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ की बजट नशरियात में खुशामदीद। मैं हूँ अनीस शेख। इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया और तरक्की की शरह हमारी रही 2.4%, यानी कि जो टारगेट था उससे ऑलमोस्ट हम हाफ पे रहे। कहा यह गया कि बरामदात में 28% का इजाफा हुआ है। अगेन दैट इज़ दी ऑन द बैक ऑफ कॉटन प्राइसेस, जो कि अब दोबारा नीचे आना शुरू हो गई हैं। एंड पे क्या होगा पता चल जाएगा। मालियाती खसारा रहा 5.1%, लेकिन अगर सर्कुलर डेट को शामिल कर लिया जाए तो ये 5.7 तक आएगा, जैसा कि हम 2 दिन से कह रहे हैं आपसे कि ये तकरीबन 6% के आसपास पहुंच सकता है। अगर हम जीडीपी के हवाले से देखें और कंपैरिजन देखें हदफ का पिछले साल का, तो कुछ इस तरह की पिक्चर सामने आती है। जो हमारा हदफ था उसके मुकाबले में, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ हमने 2.4% जो है वो अचीव किया। 4.5% का हमारा टारगेट था, लेकिन हमसे 2.4% हासिल कर सके। कहा यह गया कि सैलाब की वजह से, अमन अमान की सूरत हाल की वजह से 28% जो गैर मुल्की सरमायाकारी कम हुई है उसकी वजह से हम ये हासिल नहीं कर सके। अगर हम पिछले चंद सालों का कंपैरिजन करें जीडीपी का, तो कुछ मिली जुली पिक्चर सामने आती है। लेकिन अभी भी हम देखें कि हम पिछले साल के मुकाबले में भी कम है। जो हतमी जीडीपी सामने आया 3.8%, 2.4% हम इस वक्त हैं। 1.7 2009 में बहुत डिस्मल परफॉर्मेंस थी और 3.7 2008 में। ये ख्वाब की बातें हैं जो हम बात करते रहते हैं कि 5%, 6%, 7% जो कभी हम दिखा करते थे। अगर इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई जिसने बहुत ज़्यादा तंग किया है हमारी आवाम को, 9.5% का हमारा टारगेट था, 14% पे रही हमारी महंगाई। और ये सूरत हाल अगर हम कंपैरिजन में जाएं पिछले 4 साल की, तो वहाँ भी कोई बहुत अच्छी नज़र नहीं आएगी। 2-3 साल पहले हमने 20% पे भी देखा है इसको, यानी कि 2009 में 20% पे देखा है इसको, 2010 में 13% और अब 2011 में पिछले साल से भी थोड़ी सी ज़्यादा। सिंगल डिजिट की बातें हम कई साल से सुन रहे हैं, लेकिन सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन कब आएगी ये हमें नहीं पता। और इसी वजह से हमारे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हाई हैं। आज एमक्यूएम ने भी कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सूदमंद या इफेक्टिव नज़र नहीं आती। नाज़रीन, 1.2% ग्रोथ है हमारी ज़राअत की। सबसे अहम शोबा है वो है हमारा ज़रई शोबा। इसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इस हवाले से बात करें, फीडबैक लेते हैं किसानों की। हमने कई शहरों में चक्कर लगाए, कई लोगों से बात की। आइए देखते हैं किसान क्या कहते हैं बजट के हवाले से। नाज़रीन, दुनिया बजट ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं अनीस शेख। इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि ज़राअत को एनालाइज करें। सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन बजट में ज़राअत के लिए अब तक क्या किया गया है, इस बजट में क्या किया जाएगा, इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में। आइए हमारे साथ। दावे तो हर दफ़ा किए जाते हैं कि ज़राअत के लिए बड़ा कुछ होगा। अगर आप पिछले बजट से अब तक की सूरत हाल देखें, तो इस साल में स्पेसिफिकली ज़राअत पे किन किन चीज़ों के असरात पड़े? देखें जी, बजट मैं तो समझता हूँ हर रोज़ एक नया बजट आता है। ये जो हुकूमत का एक ड्रामा ही मैं कहूँ कि बजट वो साल के लिए पेश करते हैं, साल के लिए बजट है नहीं। आपने देखा हर महीने तो डीजल के रेट, पेट्रोल मिनी बजट हर हफ्ते आ जाता है। और वही हाल ये कि अब गवर्नमेंट ने एक और बहुत ज़्यादा ज़्यादती हमारे साथ ये किया काश्तकारों के साथ, इनपुट्स पे जो 17% सेल टैक्स लगा दिया। पिछले बजट में तकरीबन कोई 980,000 रुपये फ़ी बोरी थी, अब जिसकी कीमत 4600 रुपये है। और डीज़ल उस वक्त था तकरीबन 68 रुपये, जो इस वक्त 98 रुपये है। और गंदम का जो बहरान है, आप देख रहे हैं, बारदाना नहीं मिल रहा। फसल हो जाए तो जब भी बंदा फंस गया, ना हो तो जब मर गया। इसको भुगताना बहुत मुश्किल हो गया। हम जो पिछले साल जड़ा ना बड़ी अपना खर्चे की, हुण भी खर्चे की, कोई सानू नहीं बच रही, इतनी महंगाई हो गई। पिछले साल भी बहुत ज़्यादा बजट जो था ज़राअत के लिए ज़्यादा लूज था, फ़र्क बहुत कम पड़ा। बिजली ज़्यादा महंगी हो गई, अपना यूरिया महंगा हो गया, एनपी के बाग में डालते हैं वो महंगा हो गया। हम इस बाग को अपना जो बच्चों की तरह पालते हैं वो सूख रहे हैं बिजली की कमी की वजह से। हमें यही तवक्को है गवर्नमेंट से कि वो इन इनपुट्स के रेट्स के हवाले से ज़रूर, ख़ास तौर पे बिजली का जो रेट है और जो इस वक्त जो है ना जी आपके सामने खाद और बीज और इन बाकी चीज़ों के रेट्स हैं, इनके हवाले से फार्मर को रिलीफ, क्योंकि इंटरनेशनली हर जगह ही जो है ना, आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, आप बाहर एग्जांपल ले लें, वो उनको सब्सिडीज़ दे रहे हैं इसके हवाले से। आइंदा साल इससे भी बहुत बुरी पोजीशन होगी, इंतहाई वर्स्ट हालात में होंगे। फाइनली हम क्या करेंगे? यही करना पड़ेगा। गंदम अपने जितनी काश करेंगे, भैंस अपनी रखेंगे, गोश्त के लिए हर चीज़ अपनी रखेंगे, अपना खाएंगे, कमाएंगे। अच्छा, तो हम नहीं कह सकते कि बजट आएगा डीजल महंगा होगा,
खाद महंगी होगी, जितने ज़राई लवाजमात हैं, बिजली महंगी होगी, क्योंकि हमें जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है इस वक्त वो लाइट की है। हमारी तजावीज़ जो है वो यही है कि गवर्नमेंट को ज़राअत के ऊपर एक तो बिजली जो है, लाइट जो है, ये लाइट कम अज़ कम अब 4 घंटे चल जाए, 4 घंटे बंद कर दें, 8 घंटे चल जाए, 8 घंटे बंद कर दें। ये जो है ना 1 घंटा चल जाए तो 4 घंटे बंद हो, तो ये बहुत जो है ना ज़्यादा नुकसान है। हमारी तो समझ से बाहर है काम, मान से बाहर हो गया भाई, क्या किया जाए, सोचने से बाहर। हमने बहुत जानवर कम कर दिए, बाहर नहीं खाता, इतनी महंगाई हो गई है, हमारी समझ से बाहर है, कोई काम समझ में नहीं आ रहा, क्या किया जाए। नाज़रीन, फार्मर्स की बातें आपने सुन ली। यहाँ हमने लेना छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रही हैं राबिया सुल्तान। उनसे बात करेंगे कि ये इस जो मसला है, इस मसले का हल क्या है, और जब ज़राई टैक्स लगेगा फिर क्या सूरत हाल होगी, कीमतें कहाँ जाएंगी, बजट से क्या तवक्कुआत हैं, क्या खदशात हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से, और हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के हवाले से। काफ़ी सारे शोबों के हवाले से हमने बात की। राबिया सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राबिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने फार्मर्स की बातें सुन ली, अपने भाई बंधुओं की जो वो बता रहे थे। 1.2% रही हमारी ग्रोथ। पहले तो ये बताएं कि ये कंसिस्टेंट है पिछले सालों के मुकाबले में, इतनी ही हमारी ग्रोथ चल रही है? पिछले कोई 6 सालों से 2004 से हम +-1-2 जा रहे हैं। पिछले साल भी हम -2 थे। तो बेसिकली स्टैग्नेंट है, और ये स्टैग्नेंट पिछले कई सालों से है। कभी हमें कोई अच्छी फसल आ जाए या पानी बेहतर हो, बेसिकली 2 चीज़ों से के साथ लिंक्ड है हमारी, एक वाटर और दूसरे एनर्जी। लेकिन पिछले सालों से जो हमारे एनर्जी के क्राइसिस चल रहे हैं, उसकी वजह से ये फ्लड भी पिछले साल एक गोके कुदरती आफात आई और हम बिल्कुल उसके आगे हेल्पलेस थे। दुनिया भर में ऐसे ही होता है। लेकिन ये जो 1.2% इस वक्त हमने, क्योंकि कोर्ट तो यही किया जा रहा है कि सैलाब की वजह से हमारी सप्लाई साइड मुतासर हुई है, तो हम इतना ग्रो नहीं कर सकते। मैं वही आपसे अर्ज कर रही थी कि 1.2% पे जो हम आ गए हैं, सैलाब तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन जो इसका दूसरा एस्पेक्ट है, जो बाकी अभी काश्तकारों ने आपको उसका, हर एक ने उसकी बात की, कि जो इनपुट कॉस्ट है और जो एनर्जी क्राइसिस है, खासकर इलेक्ट्रिसिटी, गांवों में तो हम बिल्कुल 6-8 घंटे बिजली नहीं होती। उसका नुकसान ये हो रहा है कि हम खेतों को पानी सही नहीं लगा सकते। खासकर जब बिजली का ट्यूबवेल चलता है, 1 घंटे चलता है, फिर बिजली बंद हो जाती है, तो वो जो बार बार पावर लोड शेडिंग होती है, उससे वो पानी खेत को नहीं पहुंच सकता। अच्छा, सरकारी तौर पे भी जो आखिरी चंद महीनों की तरफ तवज्जो आपकी चाहूँगा मैं, फ्लड टैक्स लगाया गया तो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर्स, इन सब के ऊपर सेल्स टैक्स लग गया। तो ये आखिरी चंद महीने हैं, अब तो जाहिर है वो शायद कंटिन्यू ना हो, किसी और तरीके से टैक्स आ सकता है, बट वो इनपुट पे मजीद असर पड़ा। सरकारी तौर पर ही माना गया कि इससे इन्फ्लेशन पे असर पड़ा है। एक कॉमन फार्मर इससे कितना हर्ट हुआ है? देखिए, कॉमन फार्मर, हमारी जो देहातों में रहने वाली आबादी है, आखिर वो भी गंदम खाती है, वो भी कपड़ा पहनती है। तो ये जो 15% इन्फ्लेशन इस वक्त हमारी चल रही है, डबल डिजिट्स में हम चल रहे हैं, और हुकूमत ने पिछली दफ़ा भी कहा था कि इसको हम 12% पे कंट्रोल करेंगे, जो कि उनके इख्तियार से बिल्कुल बाहर निकल गई। तो ऑब्वियसली वो काश्तकार है, उसने भी अनाज लेना है, उसने भी घी लेना है, चीनी लेनी है, हर चीज़ तो वो नहीं पैदा करा, तो ये डायरेक्ट उसको हर्ट करा है। और ऑन द अदर साइड, जब वो अपनी पैदावार बेचने जाता है तो उसको वो कीमत नहीं मिलती जो उसको मिलनी चाहिए। जैसे फिर और इश्यूज भी होते हैं, बारदाना नहीं मिलता। जैसे अभी गंदम में हुआ कि 950 रुपए सपोर्ट प्राइस थी, लेकिन काश्तकारों ने 750, 800, 850 में अपनी बेच दी, तो इसमें उनको एडवांटेज तो कोई नहीं हुआ। उन्होंने तो बस, जिसको कहते हैं ना, जान छोड़ाई। मकसद यहाँ ये बात है कि क्या हम हर वक्त फूड सिक्योरिटी के गुण गाते रहते हैं। गंदम की फसल तो अच्छी हुई है। नहीं, आप ये देखें ना कि अगले 5 या 10 सालों में अगर हम माइनस में चलते रहे, जैसे इस वक्त हम माइनस में ही ना, आप 1.7 अगर ग्रो भी करते हैं, तो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, जैसे कि काश्तकार ने कहा, जी हमारे खर्चे बढ़ते जाएंगे, हम अपना पैदावार घटाते जाएंगे, हम उतना ही उगाएंगे जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं। आपकी आबादी 2.4% जितनी आपकी ग्रोथ हुई है, बेसिकली जीडीपी ग्रोथ हुई है, उतनी
اتنی آپ کی پاپولیشن بڑھ گئی ہے تو وہ ان کے لیے اناج کہاں سے آئے گا اگر ہر کاشتکار یہی اسٹریٹجی اپنائے گا, کیونکہ اس کے پاس. اور دوسری جو RGST کی بات ہو رہی ہے 17% وہ کہہ رہے ہیں وہ 20-22% ہو جائے گا, تو جب آپ ان پٹس کے اوپر RGST لگائیں گے تو اس کی جو کنزمپشن ابھی تو لگا ہوا ہے 17%, وہ اب تو وہ جی اب وہ تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ہم بیلنس فرٹیلائزر یوز پہلے بھی نہیں کر رہے تھے, اب بالکل نہیں کریں گے. اس سے بیلنس فرٹیلائزر سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ بیلنس فرٹیلائزر سے ہے کہ یوریا, DAP اور پوٹاش کی جو مقدار ہے وہ صحیح مقدار اس کا ریشو ہونا چاہیے. اور جب بیلنس خراب ہوتا ہے جب بیلنس خراب ہوتا ہے یوریا زیادہ استعمال ہوتی ہے, فاسفیٹ کم استعمال ہوتی ہے, پوٹاش اور کم استعمال ہوتی ہے, تو وہ ظاہر ہے اس کا اثر فصل کے اوپر ہوتا ہے. تو لانگ ٹرم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہماری اکانومی کو ہرٹ کریں گی, ہماری ڈومیسٹک جو ہماری اکانومی ہے اس کو یہ اس طریقے سے ہرٹ کریں گی کہ جب اناج نہیں ہوگا آپ کے پاس, اس وقت ہم 25 ملین ٹن کی بات کر رہے ہیں, تو وہ کم ہوتا جائے گا, وہ آپ کا آبادی بڑھتی جائے گی, امپورٹ بل آپ کا بڑھتا جائے گا. اس وقت بھی آپ نے بجٹ ڈیفیسٹ بتا دیا کہ ہمارا ٹریلینز میں تقریباً پہنچ گیا ہے. تو قرضے ہم لے لے کے اس کو گیپ کو یہ جو بڑھتا جائے گا, یہ قرضوں سے تو نہیں برج ہوگا یہ گیپ. تو اس کے بارے میں اچھا سیلاب کی بات کی گئی, لیکن کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس سال بھی باتیں چل رہی ہیں فلڈ وارننگز, اگر اس سال خدا نہ خواستہ سیلاب آ گیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ پھر ہم اگلے سال کہیں گے کہ جی اب تو ہم 1.2 سے اور نیچے سلائیڈ کر گئے کیونکہ فلڈ آ گیا. اس سے پہلے کہ بریک پہ جائیں, باٹم لائن یہ 1.2% کی جو گروتھ ہوئی ہے آپ ایٹریبیوٹ کس کو کرتی ہیں؟ کیا آپ سیلاب کو کرتی ہیں, بری پلاننگ کو کرتی ہیں, کاشتکار جو ہرٹ ہو گیا اس سے کرتی ہیں, یا جو ہم اپنی پر ایکڑ جیل نہیں بڑھا پا رہے اس کو ہرٹ کرتی ہیں؟ یہ سب کا مکسچر ہے. دیکھیں یہ سب کا مکسچر ہے, کیونکہ پرائمریلی جو حکومتی پالیسیز ہوتی ہیں جیسے انرجی کا, ان کو پتا ہے کہ کرائسس آ رہا ہے, اس کے بارے میں یہ جو انہوں نے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس لگائے ہیں جنہوں نے میرا خیال سے کوئی خاطر خواہ انرجی میں اضافہ نہیں کیا اور نہ حکومت اضافہ, لیکن بینک اکاؤنٹس میں کافی کیا. جی بینک اکاؤنٹس تو اب بہت چند لوگوں کو فائدہ ہوا نا, لیکن جب ہم سیکٹر کی بات کرتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر اور آپ کا شہری کنزیومر جو ہے اس کو تو فائدہ نہیں ہوا. شہر میں بھی لوگ اتنے ہی پریشان ہیں جتنے دیہات میں پریشان ہیں. سو یہ حکومت کی ایک پلاننگ ہونی چاہیے. روز ہم سنتے ہیں جی ونڈ کوریڈور اتنے لاکھ میگا واٹ کا ہے, کول تھر کول اتنے ہزار میگا واٹ کا ہے, فلانی جنریشن اتنے میگا واٹ کی ہے. تو یہ ہم نے میگا واٹ کس کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے, ان کو ہم استعمال کریں تاکہ یہ جو مسائل وہ ہمارے ریزرو ہیں, وہ ہمارا. ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا ہے ناظرین, چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے ایگریکلچر کے حوالے سے, تھوڑی سی بات ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے بھی کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے بجٹ کے حوالے سے, بات ہو رہی ہے اکنامک سروے کے حوالے سے, بات ہو رہی ہے زراعت کے حوالے سے, بات یہ ہو رہی ہے ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے اگلے چند سال کے بعد. 1.2% اگر ہماری گروتھ ہے زراعت کی, 2% تو ہماری کم از کم آبادی بڑھتی ہے. جتنی ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اتنی بھی ہماری جو زرعی بیس ہے وہ نہیں بڑھ پا رہی, ہم مائنس میں جا رہے ہیں پریکٹیکلی. کہاں سے کھائیں گے؟ کیا جو کسان ہے وہ اس حد تک پریشان ہو چکا ہے کہ اس نے اگانا چھوڑ دیا ہے, یا اور مسائل ہیں؟ ایک اور چیز جو تھوڑی سی حوصلہ افزا رہی اس سال کے دوران میں وہ تھی کپاس کی پرائسز. اور کپاس کی پرائسز جب انٹرنیشنلی بڑھی تو ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھ گئی, جہاں آج بھی کہا گیا اکنامک سروے میں ہماری برآمدات 28% بڑھ گئی, جس میں ظاہر ہے ٹیکسٹائل کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور یہ کاسٹ بیس ہوا ہے. احسان الحق صاحب رحیم خان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایگزیکٹو ممبر ہیں PCGA کے, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. احسان صاحب, اچانک ڈراپ ہوئی ہیں کاٹن کی پرائسز, کہاں جاتی نظر آتی ہیں؟ نہیں سر, اس کی مین ریزن ہے کہ جو سال گزرا اس میں چائنا جو تھا وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ یون کا بائر تھا, لیکن ان کے اپنے کچھ فائنینشیل کرائسس چائنا میں آئے آپ کے لوگ, مگر اس کی وجہ سے چائنا نے یون کی جو بائنگ ہے وہ آلموسٹ کلوز کر دی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں جو کاٹن کی پرائسز ہیں وہ ڈاؤن ورڈ ان کا ٹرینڈ شروع ہوا ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹرینڈ جاری رہے گا؟ ابھی پچھلے کوئی 1.5-2 ویک سے کچھ دوبارہ نیو یارک کاٹن ایکسچینج اور چائنا میں اور انڈیا میں تمام جو تھے ہماری دنیا کے کاٹن کے بگ پروڈیوسر ہیں, وہاں پہ کاٹن کی پیسے اب کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں. آج $1.62 پہ آ گئی ہے. تو آئی تھنک کہ ڈے بائی ڈے اس میں کچھ بہتری کے آثار اب کیا آپ کو دوبارہ اس پوزیشن میں نظر آتی ہیں پرائسز جاتی ہوئی جہاں کچھ عرصے پہلے تھی $2 سے اوپر؟
मेरा ख्याल है ये कहना गलत होगा कि दोबारा पहले की जो प्राइसेस थी दोबारा वो दोबारा नहीं आएंगी। प्राइस टच करेगी, वो बाजार बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान साहब। राबिया, एहसान साहब ये कह रहे थे कि अब वो प्राइस नहीं आती, उस प्राइस पे हमने जितनी आयशी करनी थी कर ली, थोड़ी सी बचत भी हमारी हो गई, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई थी, चले हमने अपनी एक्सपोर्ट किसी तरीके से बढ़ गई। इस साल क्या बनेगा? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। पिछले साल जो हम $2 पे चले गए थे वो तो एक एबनॉर्मल साल था, और वो पहले भी माजी में भी इस प्राइस पे कभी हम नहीं पहुंचे जितना हम पहुंचे। सो वो तो एक, लेकिन सवाल ये है कि इस साल भी मेरा ख्याल से तकरीबन 3,500 के करीब, 3,500-4,000 के रेंज में हमें रहना चाहिए, हम रहेंगे। और जैसा कि उन्होंने कहा, देखें इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है ना वो इसमें बड़ा किरदार अदा करते हैं, खासतौर पे चाइना की। अब डिपेंड करता है कि अब क्योंकि ज़राअत एक ऐसा शोबा है जहाँ मौसम और हालात हर साल बदलते रहते हैं। इस दफ़ा पता नहीं चाइना की प्रोडक्शन उतनी हो या ना हो, हमारी प्रोडक्शन कहाँ जाएगी वगैरह वगैरह। सो दिस इज़ टू अर्ली टू से कि जी क्या होगा, लेकिन मेरा ज़ाती जो एक अंदाज़ा है वो 3,500-4,000 के दरमियान रहेगा। एक और पॉइंट अब जिस पे बड़ी डिस्कशन हो रही है, हफीज शेख साहब कह रहे थे कि सूबाई मसला है, दैट इज़ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। बुनियादी बात जिस पे सब लोग मुत्तफिक हैं वो ये कि टैक्स आपकी इनकम पे होना चाहिए। फिर जो फार्मर्स हैं जो उनकी बातें सुन रहे थे वो ये कह रहे हैं कि जी इनपुट प्राइसेस हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इनकम हमारी जो हमारा मार्जिन है बहुत श्रिंक हो गया। लेकिन ये भी फैक्ट है कि अगर हमारे मुल्क को आगे बढ़ना है तो हमें रेवेन्यू कलेक्ट भी करना है, तो एक ख़ास बड़ी इनकम, ये ख़ास इनकम से ऊपर टैक्स होना भी चाहिए। व्हाट्स योर टेक? बिल्कुल जी, देखिए जब इनकम होती है तो टैक्स होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ममालिक या जो हजरात या जो तबका टैक्स देता है फिर उसको कुछ आसानियां भी दी जाती हैं। आप ज़राअत को उस लेवल पर तो लेकर आते नहीं हैं। आपकी ग्रोथ रेट ने बता दिया कि आप 1.2% पे आ गए, तो इसमें एक ये बड़ा ग्लेयरिंग फिगर है, बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए भी और हुकूमत के लिए भी कि आप टैक्स किस चीज़ से लेंगे। जब वो जो इस काबिल ही नहीं रहेगी, जो नेगेटिव में जा रही है, वो आपको क्या टैक्स देगी। देखिए इस वक्त जो टैक्स कलेक्शन है, पूरी इकॉनमी 2.4% से बढ़ी है, कुछ नहीं, जो कहीं भी ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं। मैं आपको वही गुजारिश करूँ, जो टैक्स कलेक्शन है ना हमारी, वो स्क्यूड है, वो फ्लॉड है, वहाँ मसाइल है, उसको हम एड्रेस नहीं करते। क्योंकि मुझे नहीं मालूम उसको हम क्यों नहीं एड्रेस करते। अगर हम उसको बेहतर करें तो हमारी जो रेवेन्यूज हैं वो इम्प्रूव करेंगे। लेकिन राबिया वो तो एक अलग बहस है। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये 2 pronged स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप बेशक टैक्स लगाएं, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाएं, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम को आप, इनकम तो लोग, जैसे लोगों ने कहा हम तो फसल उगानी कम कर देंगे, हम पे आपने 17% जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो एक बौछार शुरू कर दी है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स है कि यही हुकूमत नहीं है, पिछले सभी करते आ रहे हैं, उनको पैसा चाहिए होता है, वो कहते हैं वो इनडायरेक्ट है, वो कहते हैं जी ये जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट पे हम इकोनॉमी चला रहे हैं ना, इस पे हमें बैठ के कोई लॉन्ग टर्म सोच उजागर करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा। ये इस तरीके से नहीं कि इधर से ट्विस्ट किया, उधर से कान मरोड़ा और हमने कहा जी ये इतना हमारा टारगेट, हमारा हदफ पूरा हो जाए, वो भी पूरा नहीं होता। तो जब तक हम अपना टैक्सेशन सिस्टम इम्प्रूव नहीं करेंगे, उसके में जो मसाइल हैं उसको बेहतर नहीं करेंगे, ये टैक्स लग भी जाएगा, ये अगर आप इनकम पर टैक्स लगा भी देंगे तो वो फिर लीक होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज उसमें इतनी करप्शन है कि उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हुकूमत ने अगर तो ये अटेम्प्ट करनी है टैक्स लगाने की, तो फिर सही तरीके से करे और वहां से शुरू करें, ताकि टैक्स जो देने वाला उसमें कॉन्फिडेंस हो कि जी जो पैसा मैंने दिया है ये सरकारी खजाने में। राबिया क्विकली जाना होगा इस्लामाबाद, मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद है। मियां शाहिद, आप वहाँ मौजूद थे, इकोनॉमिक सर्वे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक तासुर क्या पाया जा रहा है माहिरीन का इस हवाले से? अनीस, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हफीज शेख साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने सैलाब की तबाहकारियां और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं उनका रोना रोया है, और उनका कहना था कि कोई भी हदफ जो है वो मुकम्मल हुकूमत जो है वो हासिल नहीं कर सकी। जो GDP टारगेट था वो भी 2.4% जो है वो हासिल हुआ है, और ज़राई टारगेट जो था वो 1.2% हासिल हुआ है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ने से 150 अरब रुपए का खसारा उन्होंने सुनाया है कि हुआ है। $10 अरब जो है सैलाब की तबाहकारियों पर नुकसान हुआ, और इस हवाले से उनका टैक्स कलेक्शन है वो 1316 अरब रुपए जो है वो वसूल किए गए हैं 1588 अरब के मुकाबले में, और 272 अरब रुपए उनका कहना था कि वो जून के महीने में शायद उनको मिल जाए। मियां शाहिद हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मियां शाहिद। राबिया सुल्तान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कमिंग टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम,
بات یہ ہے کہ اگر 1.2% ہماری گروتھ ہے اور 2.5% ہماری آبادی بڑھتا ہے تو ہم نیگیٹو گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. ٹیکس ضرور لگانا چاہیے, ڈائریکٹ ٹیکس, اور انڈائریکٹ ٹیکسز اگر کم نہیں ہوں گے تو کسانوں کی مشکلات کم نہیں ہوں گی. انیس شیخ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.